देखो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, चैप्टर नंबर 19। लगभग 16 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का, क्योंकि हर स्कूल में ये 16 मार्क्स देगा। और इस चैप्टर में जैसे आपने चैप्टर 18 देखा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, जिसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखी थी, वही सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको यहाँ बनाने हैं। बस अब क्वेश्चन में आपके पास जो ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस गिवन होते थे, उनके साथ अब कुछ एडजस्टमेंट्स भी होंगे। एडजस्टमेंट्स बोले तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिनका पता एट द एंड ऑफ द ईयर ही चलता है हमें, ठीक है। तो उन ट्रांजेक्शन्स को हमें एडजस्ट करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम हमें उन एडजस्टमेंट्स को भी क्या करना होता है, कंसीडर करना होता है, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है वो एक्यूरेट आए और बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो सामने शो हो, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं? एडजस्टमेंट्स adjustments arises adjustments arises एक सेकेंड वेट, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब कोई भी फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है तो उसी समय हमें ये एडजस्टमेंट्स दिखते हैं। अब कैसे पता चलेगा सर ये पहले क्यों नहीं दिखते? जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। बेटा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपको कब पता चलेगा? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं किसे हैं? स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है उस समय पे जो स्टॉक है उसका पता तो तभी चलेगा ना जब अपना अकाउंटिंग ईयर एंड होगा। तो ऐसे कई सारे ट्रांजेक्शन्स, ऐसे कई सारे पॉइंट्स, ऐसे कई सारे एडजस्टमेंट्स आएंगे हमारे पास, जिनका पता हमें एट द एंड ऑफ द ईयर जाकर के ही चलता है। एक और एग्जांपल लूं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है हमारा इस साल का? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं? जरा अब इस टर्म को और अच्छे से समझना। expenses which are due but not paid till the year end. The word is till the year end. Till the year end says साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी अभी तक हमने ये कुछ खर्चों का पेमेंट नहीं किया। तो बेटा ये कितने खर्चे थे जिनका पेमेंट आपने आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद भी नहीं किया? ये कैसे पता चलेगा? जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा, मतलब जब आप अपने फाइनल अकाउंट बनाओगे एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जाकर के, तभी तो पता चलेगा। सो ये एडजस्टमेंट्स जो होते हैं वो सबसे लास्ट में अराइज होते हैं और इनको एडजस्ट करना, एंड दीज मस्ट बी एडजस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको इनका इफेक्ट दिखाना होता है कहां पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। ऐसे कई सारे एडजस्टमेंट्स हैं। आज हम लोग जो एडजस्टमेंट समझेंगे वो पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। मैं क्लोजिंग स्टॉक लिखने से पहले आपको एक हेडिंग डालनी है, एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में उनका क्या इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट्स और उनके इफेक्ट्स। तो सबसे पहला आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक से। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है बेटा? स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर या ईच ईयर इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। यानी हर साल के एंड में जो भी स्टॉक हमारे पास बचता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। इसका मीनिंग हमने चैप्टर 2 की शीट, जो कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, वहां सिखा रखा था। जर्नल एंट्रीज की भी हम लोग बात कर चुके हैं जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में, ठीक है। बट फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे हम रिवाइज करेंगे और सब चीजों को लिखेंगे। क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक? इट इज दी अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड
stock at the end of financial year. अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उस टाइम पे जो स्टॉक हमारा अभी तक बिका नहीं है वो क्लोजिंग स्टॉक। इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है बेटा, इसकी जर्नल एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने आपको याद हो तो बताया भी था कि बेटा मैं इसका जो मीनिंग है, जब मैंने इस क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री समझा रहा था चैप्टर नंबर 8 जर्नल में, तब मैंने वहां ये भी बात बोली थी कि बेटा इस एंट्री को फिलहाल आप लर्न कर लो, इसका टाइम आएगा जब मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो चैप्टर 18 में मैंने ये वाली एंट्री भी क्लियर की थी, क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाकर के ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसको क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट इसकी एंट्री लिखी जाती है। यहां तक सही है क्या, यहां तक समझ आ रहा है? अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई, इफेक्ट देखिए, इफेक्ट बोले तो इसका ए पार्ट बोले तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हो, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन outside the trial balance, outside the trial balance के ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हो, आउटसाइड वर्ड लिखा है मैंने। अभी ट्रायल बैलेंस कैसे बेटा, आपके पास क्वेश्चन में बैलेंसेस गिवन होंगे, अगर आप चाहते हैं तो इस चैप्टर के बैक क्वेश्चंस आप खोलिए, वहां देखेंगे आपको एडजस्टमेंट्स, वहां पे आपको ऐसे लिखा होगा प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम आएगा, फिर बैलेंसेस दिए होंगे, कैश का, स्टॉक का, मशीन का, ऐसे बैलेंसेस दिए होंगे, उसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस, क्योंकि वो बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस से आते हैं। अब वो बैलेंसेस आपके सामने गिवन होंगे और एडजस्टमेंट्स जो होंगे, एडजस्टमेंट जैसे नीचे लिखा होगा उन बैलेंसेस के कंप्लीट होने के बाद क्लोजिंग स्टॉक ₹50,000 वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का वैल्यू हुआ है, तो वो कहलाएगा एडजस्टमेंट जो आउटसाइड दिया है। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो इसका इफेक्ट दो जगह पे जाएगा, दो जगह पे कहा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक बैलेंस शीट। मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगा, एक्सट्रैक्ट छोटी छोटी सी चीजें बना करके कि ट्रेडिंग अकाउंट में कहा जाएगा और बैलेंस शीट में कहा जाएगा। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है मुझे, छोटा हो रहा है, मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट इज इसका इफेक्ट जाएगा पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट में, ये भी थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, ये चलिए यहीं पे आ जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट और इधर बैलेंस शीट, ये दो जगह पे शो होगा। कोई भी एडजस्टमेंट होगा ना, जो भी एडजस्टमेंट होगा उसका इफेक्ट फाइनल अकाउंट में कम से कम दो जगह पे पोस्ट होगा, कम से कम दो जगह पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के तो क्रेडिट में आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये तो आपको पता ही है, और बैलेंस शीट में असेट साइड में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस शीट में टू और बाय का यूज नहीं होता, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा ऐसे, क्लोजिंग स्टॉक, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। फटाफट से एक बार इतना एसेस ले लीजिए, जब ये क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड ट्रायल बैलेंस के शो हो रहा है तब इसका दो जगह पे इफेक्ट होगा। एसेस ले लिया बच्चा, सिर्फ आपको समझना है और सुनना है। अगर एसेस ले लिया है तो इसका बी पार्ट लिखेंगे यहीं पे, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनटू द ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर मतलब क्वेश्चन दिया है और वहीं पे आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा है, तो उसको आप सिर्फ बैलेंस शीट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे सर? सिर्फ बैलेंस शीट में, इसका इफेक्ट सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। एग्जाम्पल बना करके दिखाऊं तो मैं आपको इस तरीके से दिया होगा, ये आपका ट्रायल बैलेंस बनाएगा क्वेश्चन में, डेबिट क्रेडिट, और ऐसे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा जाएगा 1,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक, तो आप यहाँ पे 1,000 रुपए लिखोगे सिर्फ बैलेंस शीट में, ओनली बैलेंस शीट में, ठीक है। तो अगर आपने इतना एसेस ले लिया है तो एक लाइन नोट कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक
is given into the trial balance, then closing stock will be shown on the asset side of the balance sheet only. एक बार फिर बोल देता हूं, when closing stock is given into the trial balance, then closing stock will be shown on the on the asset side of the balance sheet only. ठीक है, जब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया आएगा तब इसे आप सिर्फ बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे, और जब ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये बात क्लियर होती है? ये चीज तो हमने पढ़ी भी। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्लोजिंग स्टॉक तो वैसे ट्रायल बैलेंस में आता ही नहीं है ना सर, ट्रायल बैलेंस में तो नीचे लिखा आता है। तो बेटा मैंने आपको दो स्पेसिफिक केसेस पढ़ाए थे जब ट्रायल बैलेंस पढ़ाया था। जब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया आ जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी ट्रायल बैलेंस में आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। वैसे ही जब एडजस्टेड परचेस क्वेश्चन में गिवन आ जाती है तो एडजस्टेड परचेस भी ट्रायल बैलेंस में आएगी और क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। ठीक है, तो इन दो स्पेसिफिक केसेस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ सकता है। एक बार ऐसे ले लें सब बच्चे, ले ली होगी। चलिए आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो एडजस्टमेंट है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आज हम लोग 3 या 4 एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सेकंड इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक सेकंड वेट करना बच्चों। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंसेस which are due but not paid till year end। मतलब ऐसे खर्चे जो पूरा साल कंप्लीट होने के बाद भी चुकाए नहीं गए हैं उसे हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एंट्री आप लोग सब लोग वाकिफ है एंट्री से। इसका जो जर्नल एंट्री होता है वो होता है जो भी रेस्पेक्टिव एक्सपेंस है उसका नाम डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये इसका एंट्री होता है। अब इसका इफेक्ट कैसे? इसके दो तरीके हैं अगेन सेम। अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है और ट्रायल बैलेंस में दिया है, व्हेन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ आएगा तब क्या करेंगे? ठीक है, और जब ये ट्रायल बैलेंस में दिया आएगा तब क्या करेंगे? तो जरा समझिएगा, जब ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो आप इसको, अच्छा ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया आने का मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो मैं साथ साथ में एग्जांपल देता जाऊं। जैसे ये आपका ट्रायल बैलेंस है, इसमें आपको एक एक्सपेंस दे रखा होगा, सपोज सैलरी दे रखी है, सैलरी है 1 लाख रुपए डेबिट में दे रखा है, और नीचे इसके एडजस्टमेंट में दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपए। इसका मतलब समझिएगा, 1 लाख रुपए की सैलरी तो आप चुका करके आए हैं, आपने 1 लाख रुपीज पे किया और 10,000 रुपए अभी चुकानी बाकी है, पे नहीं हुई। ये कहाँ दिया हुआ है? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। जब आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन आएगा तो इसका आंसर क्या होगा? या तो ये देखिएगा, या तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। डिपेंड करता है ना कि वो एक्सपेंसेस कौन सा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट खर्चा है तो उस डायरेक्ट खर्चे के एक्सपेंस को लिखेंगे टू, जैसे वेजेस है तो वेजेस ट्रेडिंग में डेबिट लिखेंगे और ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग उस खर्चे का नाम, आउटस्टैंडिंग वेजेस, एक्सपेंस की जगह उस एक्सपेंस का नाम लिखा जाएगा। ऐसे अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो उस एक्सपेंस का रेस्पेक्टिव नाम लिखेंगे, जैसे सैलरी है तो सैलरी, इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग उस एक्सपेंस का नाम, जैसे सैलरी है तो सैलरी।
तो इन दोनों में से किसी एक चीज में जाएगा और एक इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्यों? क्योंकि एक लाइबिलिटी है। किधर साइड में? सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में। एक बार फटाफट से एसेस ले ले बच्चे। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे भी आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। समझ आ गया? ओके, अगर आपने एसेस ले लिया है इसका तो हम आगे चले। अब क्या होगा, क्योंकि ये सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा। ये पहले 1,00,000 रुपए, ये अंदर वाली साइड में लिख रहा हूँ। इसका टोटल तो बाहर जाएगा, अभी जो डबल लाइन होती है ना अमाउंट वाली, वो तो बाद में आएगी। इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड होंगे 10,000, तो ये आ जाएगा 1,10,000 ऐसे। और केवल 10,000 रुपए आप बैलेंस शीट में शो करेंगे जो आउटस्टैंडिंग थे। अगर सिर्फ आप इस एग्जाम्पल का इफेक्ट चाहते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, इधर कुछ नहीं जाएगा क्योंकि ये ट्रेडिंग का आइटम नहीं। एसेस ले लें बेटा आप इस एग्जाम्पल के साथ भी। ले लिया होगा बच्चा सबने? चले आगे। चलिए, जब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में ही दिया रहे, इनटू द ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा तो ये ऐसे एडजस्टमेंट्स नहीं आएंगे। तब क्या होगा, ये ऐसे लिखा आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी और 10,000। अब इस केस में जब ट्रायल बैलेंस में ये आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है, इसका मतलब आपने इस एडजस्टमेंट को ऑलरेडी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया है, तभी तो ट्रायल बैलेंस में इसका इफेक्ट आया है। आपने जर्नल एंट्री पास की होगी तभी तो ट्रायल बैलेंस में आया। तो 10,000 रुपए अब आप इस केस में ट्रेडिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखेंगे, इसमें नहीं जाएगा, सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा? सिर्फ बैलेंस शीट में। तो आप पहले इसका इफेक्ट लिखेंगे कि जब कभी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में दिया आ जाता है तो उसका इफेक्ट सिर्फ बैलेंस शीट में जाता है, बैलेंस शीट में उसका अमाउंट आएगा। इस इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा वो मैं बताता हूँ आपको। सिर्फ 10,000 रुपए जाएगा। ले लिया होगा एसेस? देखिए, अब ये केवल 10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से लिखा जाएगा। ठीक है, और ये जो 1,00,000 रुपए सैलरी है ये तो एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा ही, क्योंकि ये करंट ईयर का सैलरी आपने पे किया है, ये तो एक्सपेंस है। ठीक है, अगर इतना एसेस ले लिया हो आपने तो आगे चले। ठीक है, ये बी वाला पार्ट है ना, इसको ए नहीं इसको बी बोलना। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अब आपका थर्ड नंबर पे प्रीपेड एक्सपेंस। सिर्फ अभी मैं आपको ना ये सारे पढ़ाऊंगा, सारे तो क्या पढ़ाऊंगा, सिर्फ 5 पढ़ाऊंगा आज। एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ऐसे खर्चे जो आपने एडवांस में पे कर दिए आने वाले साल के लिए, तो उसे हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस की जर्नल एंट्री बेटा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। ठीक है, इतना समझ आता है? अब इतना करने के बाद आप आइए इसके इफेक्ट की तरफ। इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? वैसे ही सेम जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर वो एक्सपेंस है तो अभी इसमें बस माइनस करके शो करना है, बिकॉज ये प्रीपेड है ना, एडवांस में आपने पे कर दिया, करंट ईयर का तो नहीं है, आने वाले साल का आपने आज चुका दिया। इसके दो इफेक्ट अलग अलग तरीके से। ए वाला पॉइंट, व्हेन prepaid expense is given outside the trial balance। जब प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा हो, आउटसाइड मतलब बाहर दे रखा हो, ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा हो, तो बेटा पहले
अपन इसका ट्रीटमेंट समझते हैं कि क्या होगा इसका ट्रीटमेंट। तो ये जाएगा, अगर ये एक्सपेंस डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में होगा वो एक्सपेंस। अब जो भी एक्सपेंस होगा उसका नाम लिखा जाएगा, जैसे वेजेस है तो वेजेस, और इसमें से लेस होगा इस बार क्या, उस प्रीपेड वेजेस का नाम, प्रीपेड एक्सपेंस की जगह उस एक्सपेंस का नाम, और जो अमाउंट आएगा फिर उसे ऐसे बाहर लिखा जाएगा। पहले ये अमाउंट यहाँ अंदर वाली साइड में लिखा जाएगा, उसमें से लेस किया जाएगा, फिर ये अमाउंट बाहर लिखा जाएगा ऐसे। और अगर ये खर्चा डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट होगा तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा उस रेस्पेक्टिव एक्सपेंस का नाम, जैसे सैलरी है तो सैलरी, ठीक है, इसमें से लेस हो जाएगा प्रीपेड सैलरी के नाम से, ठीक है। तो बेटा अब मैं यहाँ पे ये क्रॉस 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 लगा रहा हूँ, ये माइनस होगा और जो अमाउंट आएगा वैसे बाहर लिखा जाएगा ऐसे, ये लाइंस ड्रॉ करके, ठीक है। एक तो इन दोनों में से किसी एक जगह पे आएगा, और एक बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कहा, क्योंकि ये प्रीपेड है तो ये हमारी असेट होगी। उस प्रीपेड एक्सपेंस की जगह एक्सपेंस का नाम लिखना है, केवल वो प्रीपे वाला अमाउंट, जितना अमाउंट प्रीपेड था। एसएस ले लीजिए पहले एक बार आप, फिर एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। अब इसका अगर एग्जाम्पल ले, यानी कि क्वेश्चन में आपके पास ये ट्रायल बैलेंस बना है और इसमें लिखा है वेजेस आपने चुकाया है 40,000 का, और एडजस्टमेंट में आपके पास दिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स दिख रहे हैं क्या आपको? देखिए अब दिखेंगे। एडजस्टमेंट पे आपके पास दे रखा है प्रीपेड या वेजेस पेड इन एडवांस, ऐसे भी लिखा सकता है। मैं लिखता हूं वेजेस पेड इन एडवांस ₹5,000। आपने 5,000 रुपए का वेजेस एडवांस में चुकाया, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा भाई? वेजेस क्योंकि एक डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में जाना चाहिए। यहाँ लिखेंगे अपन पहले टू वेजेस, उस रेस्पेक्टिव एक्सपेंस का नाम और एक्सपेंस का अमाउंट 40,000। अब इसमें प्रीपेड एक्सपेंस की जगह वेजेस, कितना अमाउंट? 5,000। ये ब्रैकेट में माइनस करेंगे, इसको ना ब्रैकेट में लिखा जाता है, और कितना आएगा? 35,000। अब इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, और बैलेंस शीट में जाएगा प्रीपेड वेजेस के नाम से। कितना? सिर्फ 5,000। फटाफट से इस चीज को अपने पास नोट करें, जब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो ये इस तरीके से ट्रीट होगा। सब बच्चे कंफर्टेबल हैं? यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। अब इसी को बी पार्ट बनाते हैं हम लोग। When prepaid expense is given into the trial balance, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया आ जाए, पहले एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, पहले सिर्फ आपके सामने इसका इफेक्ट बताएंगे। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं आएगा इसका इफेक्ट, सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। ओनली बैलेंस शीट शो करेंगे अपन, सिर्फ बैलेंस शीट में। क्या लिखेंगे इसे? बैलेंस शीट बनाएंगे और यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस है चाहे वो इनडायरेक्ट है, बैलेंस शीट में तो वैसे भी असेट साइड में आएगा, ठीक है। सिर्फ इतना इफेक्ट, एसेस ले लीजिए पहले इतना। अब एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास दिया है, ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, टीबी लिख रहा हूं मैं। अब इसमें एक एक्सपेंस दे रखा है, सपोज एडवर्टीजमेंट। हमने एडवर्टाइजमेंट किया था 30,000 पे किए, और ऐसा लिखा है प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, प्रीपेड या एडवर्टीजमेंट पेड इन एडवांस, ऐसा भी लिखा सकता है। तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट आ गया सपोज 5,000। तो अब हमें इसे
कहाँ शो करना है। तो जब इसका आंसर हम लोग ट्रीट करेंगे तो एडवर्टीजमेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ही, हमें एडवर्टीजमेंट की बात नहीं करनी, वो तो नॉर्मल एक्सपेंस है, वो तो हम लोग ट्रीट करके आए हैं चैप्टर 18 में। हमें बैलेंस शीट में डालना है ये प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 5000 असेट साइड। यहां तक समझ आता है कि बच्चा? पहले आज यहीं तक बात करते हैं, इन 3 एडजस्टमेंट्स में किसी बच्चों को कोई डाउट? एनीबॉडी? यहां तक कोई डाउट आया है क्या बच्चा आपको? नहीं आया है? मैं चाहूंगा आज केवल आप ये 3 एडजस्टमेंट्स को ही अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मैंने अगर 2 एडजस्टमेंट्स और पढ़ा दिए तो आप लोग फिर उलझ जाओगे। सिर्फ 3 एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। जब ये ट्रायल बैलेंस के बाहर होते हैं या ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं, तब इनके ट्रीटमेंट्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है जी? तो आज की क्लास में बस इतना ही। एसएस आपने आई होप ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो अब ले लें। कल 2 या 3 और नए एडजस्टमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।